अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे असेसमेंट प्रोसीजर और उसमें हमने जितना पढ़ा था उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। अगर कोई जो है वो इंसान जो है वो टैक्स पेयर जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील कर देता है कि आपकी न्यू असेसमेंट होनी चाहिए, तो ऑर्डर जो है ना वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पास होने चाहिए। कंडीशन यही है कि अगर आपने ये चीज़ अप्लाई किया है तो वो बंदा जो है वो उसकी अपील जो है रेफरेंस वगैरह उसके अगेंस्ट बना हुआ है, तो उसके ऑर्डर जो हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से पास होके आए हों। ये सारी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपकी सेक्शन 124 के अंदर जो है वो गिवन है। देन वी हैव असेसमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 125 डिफाइन करता है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसकी ऑनरशिप, जिसकी मलकियत के ऊपर झगड़ा चल रहा है और उसका केस जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो फिर कमिश्नर क्या कर सकता है कि उसकी असेसमेंट को पोस्टपोन कर सकता है कि अभी तो इनका हेयरिंग्स चल रही हैं कोर्ट के अंदर, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 साल तक वेट कर लेते हैं। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर असेसमेंट करके और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है उस टैक्स पेयर को, जो उसका पोजीशन होल्डर है, उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसको नोटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद है जी हमारे पास के पेमेंट ऑफ टैक्स है। पेमेंट ऑफ टैक्स में बात करते हैं इनकम टैक्स के डिडक्शन एट सोर्स की, जहाँ से आपको जो इनकम आई है वहीं के टैक्स काट लें। जैसे आपकी सैलरी है तो 149 सेक्शन डिफाइन करता है कि आपने सैलरी जो है जहाँ से भी आप रिसीव कर रहे हो आपका इनकम टैक्स वहीं के ऊपर डिडक्ट होके, आप अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, सबसे पहली बात यह है कि आपकी टैक्सेबल इनकम होना ज़रूरी है। उसके बाद यह है कि आपके टैक्स वहीं पे डिडक्ट होगा और फिर आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। फिर है जी सेक्शन 150 एंड 236 वो क्या डिफ़ाइन करते हैं कि डिविडेंड आपको मिल रहा है कैश की सूरत में या किसी और स्पीशीज़ की सूरत में, तो आपने क्या करना है कि जितना भी आपकी ग्रॉस अमाउंट बनेगी डिविडेंड की आपको जो मिल रही है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करके फिर ही वो आपको मिलेगा। और अगर आपके वापडा वगैरह के प्रोजेक्ट हैं तो उसके 7.5% है और इसी तरह से रेट फाइलर के और नॉन फाइलर के डिफरेंट हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट को, अगर कोई बंदा जो है प्रॉफिट ऑन डेट पे है तो उस पर लाइक सेविंग पर्सन के हिसाब से वो 10% वो उसको टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो 10% होगा और अगर कोई बैंकिंग कंपनी वगैरह है तो वो भी किसी बंदे को जो है वो डिबेंचर सिक्योरिटी वगैरह को 10% जो है वो टैक्स पे करेंगे, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अगर पे करें या सिक्योरिटीज़ इशू करें तो वो भी 10% के हिसाब से ही टैक्स पे करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट सेक्शन 152 डिफाइन करता है कि अगर आपने किसी भी नॉन रेजिडेंट बंदे की गैर मुल्की की सर्विसेज हायर की हैं किसी टीवी चैनल्स के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको 7% और 13% से उनसे ग्रॉस अमाउंट पेएबल पे टैक्स लेना होता है। सेक्शन 152 डिफाइन करता है कि अगर आपने पेमेंट की है किसी फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल के लिए, आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है कि आप फॉरेनर्स को लेके अपने कमर्शियल जो है बना रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि आप उनको जितना भी पे कर रहे हैं उन फॉरेनर्स को, आपको उस पर 20% जो है वो अपनी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इन पे फिक्स जो है वो डिडक्शन होगी, 20% ग्रॉस अमाउंट उन पे पे होगी उनके टैक्स की, और ये उस नॉन रेजिडेंट बंदे की फाइनल टैक्स पेमेंट कंसीडर की जाएगी उस साल के अंदर जिसमें उसने वो अमाउंट रिसीव की है। उसके बाद सेक्शन जो है वो 153 डिफाइन करता है कि अगर आपकी पेमेंट है गुड्स आप सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की कर रहे हैं, अगर वो 75,000 30,000 है प्रोडक्ट की सर्विसेज आप दे रहे हैं या कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए हैं, तो आपने उसके हिसाब से आपने अपने फाइलर और नॉन फाइलर के अकॉर्डिंग जो है वो रेट देने हैं। कि अगर हम देखें तो फाइलर का 14.58% इंडिविजुअल के, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए रेट डिफरेंट है। फाइलर के 1.5 जबकि नॉन फाइलर के लिए 15% है जो कि उनको पे करने पड़ेंगे। सेक्शन 154 डिफाइन करता है कि टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। देखिए जब हमारे यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट होती है, कंट्री से बाहर जाते हैं सामान वगैरह, तो उसकी पेमेंट आती है, उसकी पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी की सूरत में आती है। तो जैसे ही वो फॉरेन करेंसी जो है वो बैंक में आती है तो एक्सपोर्टर्स के अकाउंट्स में आती है, तो वहीं पे उसके अकाउंट टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है और वो 1% के हिसाब से जो है वो डिडक्शन की जाती है। और अगर हम बात करते हैं प्राइज़ और विनिंग की, तो सेक्शन 156 डिफाइन करता है कि अगर आपने कोई भी प्राइज़ बॉन्ड विन की है या आपने कोई विनिंग लॉटरी हुई है आपके पास, तो आपने 15% अमाउंट ऑफ द प्राइस के हिसाब से आपने पे करना है। और अगर आपकी राइफल है, लॉटरी वगैरह निकली है, तो उस पर आपने 20% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना होता है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फाइनेंस एक्ट कहता है कि आपने 12% जो है वो पे करना पड़ता है, और रेट जो है अमाउंट की डिडक्शन, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो कि 17.5% है। और अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, आपके पेंशन फंड था आपका, वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवाते जा रहे थे और आपने वहाँ से विड्रॉल कर लिए हैं, तो ये पेंशन मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो फाइनेंस एक्ट 2005 के अंडर जो है वो इनकी पेंशन से टैक्स डिडक्ट कर ले। कंडीशन ये है कि जी उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही वो पेंशन ले ली है, या फिर उन्होंने 50% निकलवा लिया और 50% उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के बाद निकलवाना है। तो रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो नॉर्मल एवरेज टैक्स रेट की तरह ही लगेगा अगले 3 सालों तक उनके ऊपर। फिर उसके बाद बारी आती है डिडक्शन की जी, टैक्स बाय बैंक ऑन कैश विड्रॉल्स। जैसे हम एटीएम्स वगैरह यूज़ करते हैं या बैंक से अपने चेक्स वगैरह कैश करवाते हैं, तो बैंक क्या करता है उसके ऊपर 0.3% जो है वो विड्रॉल करने पे होता है। जैसे 100 रुपीज़ अगर आपने विड्रॉल करवाए हैं तो वो 3 रुपीज़ जो है अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेगा, टैक्स आपसे डिडक्ट करेगा। इसी तरह से अगर आप वन लिंक एटीएम यूज़ करते हैं, किसी दूसरे बैंक की एटीएम यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं उस टैक्स के मद में, उस सर्विसेज प्रोवाइड की मद में। इसके बाद जी हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ रिकवरी ऑफ टैक्स। रिकवरी ऑफ टैक्स के अंदर क्या है कि रिकवरी होती है, अगर सेक्शन 138 डिफाइन करता है कि अगर आपका जो टैक्स पेयर है वो फेल्ड हो जाता है आपको टैक्स पे करने के लिए, तो उसको कमिश्नर इनकम टैक्स इतनी रिलीफ देता है कि वो 18% के हिसाब से जो है वो अगले कुछ सालों में टैक्स पे कर दे। लेकिन अगर वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो उनको 1 साल 2 साल दिए गए हैं टैक्स पे ना करे, तो फिर क्या करते हैं जी, कमिश्नर इनकम टैक्स उनकी इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको सेल आउट करके अपने पैसे ले लेते हैं टैक्स के। और जो रिसीवर होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, वो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सारा मैनेजमेंट करते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसे देते हैं। और कमिश्नर इस चीज़ की एम्पावरमेंट करता है कि टैक्स पेयर जो है वो डिटेन कर ले, 6 माह की कैद के अंदर भी रहे। इसके बाद ये है कि रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के 138 डिफाइन करता है कि अगर जो है कमिश्नर नहीं रिसीव कर पा रहा, कमिश्नर खुद उस जगह से नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो ज़िले के रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा उसके नाम उस बंदे को उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि आपके ज़िले के अंदर ये बंदा डिफ़ॉल्टर है, ये टैक्स पेयर नहीं करता, इसकी ये रेजिडेंस है, ये स्टेटस है इसका, वो सारी उनको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वहाँ के, वो जो हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होंगे रेवेन्यू के, वो उनसे रिसीव करेंगे टैक्स, और अगर वो टैक्स पे करने में फ़ेल हो जाएंगे तो फिर जो भी पेनल्टीज़ हैं, फिर इम्प्रिजनमेंट है, वो सब कुछ उनको फेस करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई इंसान बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके पास पैसे ही ख़त्म हो गए, दिवालिया निकल गया उसका, तो फिर क्या होगा कि उसकी जायदाद वगैरह बेच के जितना भी उसके पास अमाउंट होगी उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट का या टैक्स का जो है वो चैप्टर क्लोज किया जाएगा। उसके बाद ही फिर किसी क्रेडिटर को, उधार देने वाले को पैसे सेटल किए जाएंगे। Then we have collection of tax in case of a private companies association of person। इस केस के अंदर जो है 10% जो है वो पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी शेयरिंग कंपनी का। उसके अलावा ये है कि जितना भी आपके पास शेयर होता है उसके पे आप टैक्स पे करते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और शेयर होल्डर अपनी डायरेक्टर पे करेंगे। और अगर जो है टैक्स पेएबल है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर की तरफ से, तो फिर वो एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती अपने उस मेंबर की तरफ से, बल्कि वो अपना उसके हिसाब से अपना लाइबल होगी कि वो अपना टैक्स पे करें। लेट सपोज अगर कोई इन बच्चा है, माइनर है, और उसके नाम प्रॉपर्टी है और उसको कोई नॉमिनेटेड है कि उसके बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेता है, तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स क्या कहता है कि कमिश्नर रिसीव करेगा टैक्स। अगर उस नॉमिनेटेड कोई और बंदा है, उसके पास पैसे होते हैं और आपने कहा हुआ है कि मेरा जो है वो A to Z ABC जो है वो मेरे टैक्स पे करेंगे, मेरे पैसे उनके पास होते हैं, तो कमिश्नर ओबे करेंगे इंस्ट्रक्शंस को और उनसे जो है आपका टैक्स रिसीव करेंगे। और अगर वो टैक्स पेनल्टी नहीं करते तो फिर कोई ना कोई उनके लिए स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि रिकवरी फ्रॉम अ पर्सन लाइबल टू मेक अ सीरीज ऑफ पेमेंट टू एड टैक्स पेयर। देखें, एक कंपनी है, खुद वो टैक्स नहीं पे करती, लेकिन जिन लोगों को उसने हायर किया हुआ है, जिनको सैलरी दी हुआ है, वो तो टैक्स पेयर है। तो फिर क्या होगा कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑथराइज़ करेगा कि उसकी डिटेल्स को, उनके टैक्स को खुद से कैलकुलेट करेंगे, सेस करेंगे और उनको लेटर्स दिए जाएंगे जब तक वो टैक्स पे नहीं कर देते। रिकवरी फ्रॉम लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर से जो है वो किस तरह से रिसीव करेंगे आप। 141 डिफाइन करता है कि अगर किसी बंदे को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो उसे अपनी अपॉइंटमेंट होने के जो है वो 14 डेज़ के बाद ही आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है अपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को नोटिफाई करना होता है कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट हुई है मेरी। तो वो कमिश्नर आपको डिटेल दे के बताएंगे कि क्या
उस कंपनी की तरफ जो है कोई टैक्स तो पेंडिंग नहीं है। अगर टैक्स पेंडिंग है वो आपके नोटिस में लाया जाएगा और लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लिक्विडेट करने से फर्म पहले वो उस कंपनी का टैक्स जो है वो पे करे विदिन 3 मंथ्स और फिर उसके बाद जो है वो लिक्विडेट करे कंपनी को। 142 सेक्शन डिफाइन करता है कि रिकवरी आपने करनी है ऑफ टैक्स ड्यू बाय द नॉन रेजिडेंट मेंबर, कि आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक है, उसके अंदर एक बंदा गैर मुल्की है तो वो टैक्स पे नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगे कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये करेंगे कि ना वो उसके एसिड्स जो होंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, उसके हिसाब से उस बंदे का टैक्स जो है वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, उसका कोई भी एसिड सेल आउट करके जो है उसको कर सकते हैं, वहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन लिविंग पाकिस्तान परमानेंटली, कि जो बंदा पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है आपने उसे टैक्स किस तरह से लेना है। अगर कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन के नोटिस में आ गया है कि एक बंदा है जिसके ऊपर टैक्स वाजिब है और जिससे टैक्स पेएबल है और उसका पेंडिंग है टैक्स कुछ और पाकिस्तान छोड़ के जाने का इरादा रखता है, तो कमिश्नर क्या करेगा, उसकी इमिग्रेशन को रोक देंगे जब तक कि वो जो है वो अपना टैक्स पे नहीं करता, क्लियर नहीं करते सारे, और फिर उसके बाद उनके इमिग्रेशन का क्लियरनेस का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, फिर उनको अलाउ किया जाएगा कि वो परमानेंटली पाकिस्तान को छोड़ के जा सकते हैं। देन वी हैव रिवॉर्ड टू द विसल ब्लोअर, सेक्शन 227B इसको डिफाइन करते हैं जी। पहली बात ये कि विसल ब्लोअर होते कौन है, ये वो लोग होते हैं कि जो कि चुपके चुपके टैक्स को बताते हैं, कि इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को बताते हैं कि फ़लाँ टैक्स जो हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रिफॉर्ड रखे हुए हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड होनी चाहिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। द बोर्ड हैड ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, उसको कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा अगर उसने उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो इस तरह की होगी, तो ठीक है। जिसमें सेकंड पॉइंट है कि उसकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर पड़ी हुई है कि वो डिफ़ॉल्टर है। अगर उसने कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं की है और इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रूव्ड है बोर्ड से, तो फिर उसे रिवॉर्ड दिया जा सकता है, वरना उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स सेक्शन 170 डिफाइन करता है कि कमिश्नर अगर सेटिस्फाई है, अगर उसे लगता है कि एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया गया है टैक्स पेयर को, तो वो रिफ़ंड किया जा सकता है, या तो वो उसके किसी दूसरे टैक्स के अगेंस्ट में सेटल डाउन किया जा सकता है, या फिर जो है अल्टीमेटली उसको रिफ़ंड किया जा सकता है विद इन द 60 डेज़ ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। कि आपको लगा था आपसे टैक्स चार्ज ज़्यादा कर लिया गया, आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको 2 माह के अंदर अंदर जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपकी अमाउंट। एडिशनल पेमेंट 171 डिफाइन करता है कि आपने एडिशनल अमाउंट जो है वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, कि जिस डेट से उसके ऑर्डर हुए हैं वहाँ से लेके अगले 3 मंथ तक का बोर्ड प्लस 0.5% के हिसाब से आपको रेट डिफाइन करना पड़ता है, और आपकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगी उस पीरियड के अंदर। अगले 3 माह के अंदर अंदर आपको उनको रिफ़ंड करना ज़रूरी है। इसके लिए एडिशनल पेमेंट जब आप रिफ़ंड करते हैं या वो ड्यू बन जाती है, वापस होनी बन जाती है, कि अगर आपने रिक्वायर्ड आपने की हुई है, अपील की हुई है कमिश्नर की, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, कमिश्नर्स को ऑर्डर किए हुए हैं, तो आपकी उस डेट से लेके रिफ़ंड ऑर्डर जो है वो जनरेट कर दिए जाते हैं और आपको 3 माह में फिर रिफ़ंड मिल जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।